नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो पिछले लेक्चर में हमने इसके उपसे संयोजी यौगिक जो चैप्टर का नाम है उसके हमने IUPAC नाम तक हमने पढ़ लिया था, यानी कि उपसे संयोजी यौगिकों के IUPAC नाम किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे उपसे संयोजी यौगिकों के जो सिद्धांत हैं, यानी कि जो सिद्धांत उसके बारे में बताएंगे कि ये कैसे बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं और इनके कौन कौन से गुण होते हैं। तो उनमें सबसे पहला आपका सिद्धांत है बर्नर का सिद्धांत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इससे क्वेश्चन आते भी हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आइए देखते हैं, हम टोटल इसमें 3 सिद्धांत पढ़ेंगे, एक बर्नर का, एक BBT पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे CFT। तो BBT से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, CFT से चांस कम है, तो CFT को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आज देखेंगे हम जल्दी से क्या बर्नर का सिद्धांत। तो देखिए शुरुआत करते हैं हम बर्नर का सिद्धांत से। कुछ पॉइंट है इसमें, बस उसको ही ध्यान रखना है आपको, कौन कौन से जटिल यौगिकों में बंद विन्यास तथा उनके गुणों की व्याख्या करने के लिए प्रथम सफल प्रयास अल्फ्रेड बर्नर ने किया था। कब किया था? 1892 में, ठीक है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आया हुआ है कब किया था, लेकिन फिर भी आपको ये पॉइंट बता दी। बस सबसे पहले जो सफल प्रयास किया था अल्फ्रेड बर्नर ने किया था, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, बर्नर को जटिल यौगिक की रसायन का जनक भी कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि जटिल यौगिकों की रसायन का जनक किसे कहा जाता है? बर्नर को। कौन? अल्फ्रेड बर्नर, ठीक है। ये कहते हैं जटिल यौगिक में धातु परमाणु 2 प्रकार की संयोजकता, जो आपको पता होगा पहले नंबर पर जो होती है केंद्रीय धातु परमाणु, ये 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। ये कहते हैं जटिल यौगिक में धातु परमाणु 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। पहली जो प्राथमिक अथवा आयनिक जो कि आयनों में टूट जाती है। दूसरा द्वितीयक अथवा अनायनिक संयोजकता कहलाती है। तो 2 संयोजकता, प्राथमिक को ही आयनिक बोलते हैं और द्वितीयक को अनायनिक बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, प्राथमिक संयोजकता केवल ऋणायनों द्वारा ही संतुष्ट होती है। ये पॉइंट ध्यान रखना आपको, प्राथमिक संयोजकता केवल लगा है यहाँ पर, प्राथमिक संयोजकता केवल ऋणायनों द्वारा ही संतुष्ट होती हैं तथा यह केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती है। इसके बाद है इसे बिंदु रेखा डॉट डॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो जो प्राथमिक संयोजकता है वो ऑक्सीकरण संख्या द्वारा पूर्ण होती है, ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती है। और किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको बिंदु रेखा से, ये डॉट 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 इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। हालांकि समावयवता में बताया गया है कि मतलब इसकी संरचना वगैरह, तो समावयवता टॉपिक बहुत कम आता है, इस वजह से हम उसको अभी नेगलेक्ट करके चलेंगे, मतलब उसको नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ सिद्धांत पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसके बाद क्या है। द्वितीयक संयोजकता केवल लिगैंड द्वारा पूर्ण होती है। तो ये पॉइंट ध्यान है कि प्राथमिक संयोजकता ऋणायनों द्वारा और द्वितीयक संयोजकता लिगैंड द्वारा पूर्ण होती है और ये धातु परमाणु की समन्वय संख्या को प्रदर्शित करती है। यानी कि जो द्वितीयक संयोजकता है वो किसको प्रदर्शित करेगी? समन्वय संख्या को। समन्वय संख्या क्या है पीछे बता चुके हैं आपको। इसके बाद है इसे गहरी रेखा, जो डार्क लाइन बोलते हैं अपन, इस तरीके से गहरी रेखा से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है प्राथमिक संयोजकता अदैशिक होती है जबकि द्वितीयक संयोजकता दैशिक होती हैं, ठीक है। कुछ इसकी सीमाएं हैं, ये क्या नहीं बता पाया था। जटिल यौगिक केवल कुछ ही धातुएं क्यों बनाती हैं बताया गया है। पीछे की डी ब्लॉक की धातु क्या बनाती हैं? जटिल यौगिक बनाती, तो मतलब कुछ ही धातु क्यों बनाती हैं, इस बात का जवाब बर्नर ने नहीं दिया था। इसके बाद द्वितीयक संयोजकता यौगिक की ज्यामिति कैसे निर्धारित करते हैं, ये भी नहीं बता। और लास्ट है यह सिद्धांत यौगिकों की चुंबकीय एवं प्रकाशीय गुणों की व्याख्या नहीं करता है। तो चुंबकीय गुणों की व्याख्या के लिए हम आगे पढ़ेंगे BBT, तो ये चुंबकीय गुणों की व्याख्या करेगा, ठीक है। तो बस इतने ही पॉइंट से बर्नर के सिद्धांत से। अब हम देखेंगे BBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसके आज जो पॉइंट हैं उसको पॉइंट को जानेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन हम करेंगे कल। BBT के काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, जब पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे इसके बाद ही आप इसके क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि BBT के रूल हैं कुछ, उन रूल से ही क्वेश्चन आए हैं। रूल नहीं पूछे जाते, जैसे IUPAC नाम आपको बताए गए हैं, IUPAC नाम जो रूल हैं, अगर IUPAC नाम पता होगा तभी आप IUPAC नाम के रूल पता होंगे तभी आप क्या बना पाएंगे? उपसे संयोजी यौगिकों के IUPAC नाम। तो रूल तो क्वेश्चन आएगा नहीं कि रूल लिखिए, तो आएगा क्वेश्चन किससे? BBT से पूछा जाएगा कि ये चुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, रंगहीन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तो कितने हैं, इस तरीके से क्वेश्चन BBT से पूछे जाते। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब हम BBT के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारी BBT की। तो ये है BBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैसे आप क्लास 11 में भी आपने पढ़ा होगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लेकिन ये अलग है। ये आपका है किससे? उपसे संयोजी यौगिक से संबंधित संयोजी बंध सिद्धांत। तो आप उसको ना देखना, पीछे वाला नहीं आप रिलेट करने लगे कि ये उसका है, तो उससे नहीं है, ये वाला हमारा बिल्कुल अलग है, ये उपसे संयोजी यौगिक के लिए है। तो आइए इसके पॉइंट जानते हैं हम जल्दी से। तो सबसे पहले
देखो लाइनस पॉलिंग के द्वारा दिया गया था, तो ये तो लाइनस पॉलिंग के द्वारा वहाँ भी बताया गया था, लेकिन बस ठीक है, लाइनस पॉलिंग के द्वारा दिया गया इस सिद्धांत पर कुल संकुल यौगिक की संरचना और चुंबकीय गुणों की व्याख्या की जा सकती है। दो चीज़, संकुल यौगिक की संरचना किस प्रकार है, अष्टफलकीय है या चतुष्फलकीय है, त्रिकोण ठीक है, त्रिकोणीय है, द्विपिरामिडीय है, तो मतलब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे बता देंगे पिरामिडीय वगैरह क्या होता है, फिलहाल आप क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे। और चुंबकीय गुणों की व्याख्या की जा सकती है। तो चुंबकीय गुणों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कभी कभार क्वेश्चन किससे आ जाए, संरचना इसकी किस प्रकार की है। तो आइए नेक्स्ट है, यह सिद्धांत संकरण पर आधारित है, ये सिद्धांत की मुख्य धारणा है। तो संकरण आपने पढ़ा ही है, ठीक है ना, क्लास 11 में, नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम आपको इतना डिटेल में बताएंगे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं आगे। सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अंक के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। क्या कह रहा है, सबसे पहले इतना पॉइंट जानेंगे हम। सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु ऑक्सीकरण अंक के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, यानी कि जो ऑक्सीकरण अंक जो वो प्रदर्शित कर सकता है उसके अनुरूप अपना धनायन बनाएगा। इसके बाद है, अब केंद्रीय धातु आयन लिगैंड के साथ बंध बनाने के लिए आवश्यक संख्या में रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। देखो होता क्या है कि जो धातुएं होती हैं उसके पास रिक्त कक्षक होते हैं, तो रिक्त कक्षक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर प्रदर्शित कर बाहर निकाल देगा, जब बाहर निकाल देगा तो क्या बना लेगा, धनायन। तो जब ये बाहर निकाल देंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएंगे तो लिगैंड के इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इनके पास जगह हो जाती है, उसी को बोलते हैं कि आवश्यक संख्या में रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है, ठीक है। हालांकि सिर्फ आप इसको पढ़ लीजिए, जल्दी से आपको बता दें, इसके बाद जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये है जिनकी संख्या समन्वय संख्या और संकरण पर निर्भर करती है। अब ये क्या कह रहा है, यानी कि रिक्त कक्षक कितने उपलब्ध कराएगा वो निर्भर करेगी आपकी समन्वय संख्या और संकरण पर। संकरण किस प्रकार का है या उसकी समन्वय संख्या क्या है, उसी हिसाब से रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है वो। इसके बाद रिक्त कक्षक मिलकर समान ऊर्जा के और ऊर्जा के आकृति के नए संकृत कक्षक बनाते हैं, ठीक है। तो ये किसके बारे में बताया गया, रिक्त कक्षक के बारे में। ये रिक्त कक्षक मिलकर समान ऊर्जा आकृति के नए संकृत कक्षक बनाते हैं। जैसे ये दो रिक्त कक्षक मिल गए, अब ये आपस में मिलके दो बनाएंगे अलग अलग समान ऊर्जा की और समान आकृति की जैसे पहले थे, लेकिन बस नए बनाएंगे नए तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जिनकी विशिष्ट ज्यामिति होती है, आकृति कैसी हो जाएगी, ज्यामिति कैसी हो जाएगी, विशिष्ट हो जाएगी। इसके बाद है ये रिक्त संकृत कक्षक लिगैंड दाता के साथ, अच्छा इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जल्दी से। तो आइए देखते हैं, ये रिक्त कक्षक संकृत कक्षक लिगैंड के दाता परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म कक्षकों से अतिव्यापन करके उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। अतिव्यापन क्या है आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिलहाल बता देते हैं। जैसे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी कोई क्या परमाणु, उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो ये आपस में अतिव्यापन कर जाएंगे, यानी कि ये इसके अंदर आ जाएगा और ये इसके अंदर। अतिव्यापन करने से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे में अंदर बन के एक नया बॉन्ड क्रिएशन होता है, नया बॉन्ड बनता है, जिसको हम बोलते हैं अतिव्यापन, यानी कि एक दूसरे के अंदर चले जाना। जैसे ये परमाणु है, दूसरा परमाणु ऐसे इस तरीके से ओवरलैप कर जाए, इंग्लिश में बोलते हैं ओवरलैप, हिंदी में बोलते हैं अतिव्यापन, ठीक है। तो इसी की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म कक्षकों से अतिव्यापन करके उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। इस प्रकार बने बंधों की ऊर्जा समान होती है, यानी कि इस प्रकार जो बंध बनते हैं उनकी ऊर्जा कैसी होती है, समान होती है। इस प्रकार केंद्रीय धातु आयन के संकृत कक्षक लिगैंड के मध्य बनने से बने संकुल अणु आयन या आयन की जो निश्चित ज्यामिति होती है, ठीक है। यानी कि जो संकृत कक्षक बन जाएंगे लिगैंड के मध्य बनने से, तो उसकी जो आकृति होगी वो निश्चित होगी और कैसी हो जाएगी, निश्चित ज्यामिति हो जाएगी उसकी। इसके बाद है कुछ ये पॉइंट काम का है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि चक्रण में केंद्रीय धातु परमाणु की बाह्य डी कक्षक भाग लेते हैं, देखो इस तरीके डी कक्षक होते हैं ये, और इस तरीके भी होंगे बाह्य। अगर अंदर वाले बाहर भाग लेंगे, बाह्य वाले ये बाह्य कक्षक भाग लेंगे तो इसे बाह्य कक्षक संकुल या चक्रण मुक्त संकुल कहते हैं। मतलब देखो इसको थोड़ा सा पॉइंट को हम देखते हुए करेंगे। बाह्य डी कक्षक भाग लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर भी डी कक्षक है
और यहाँ पर भी डी कक्षक है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो ये वाले बाहर है, ये वाले अंदर साइड है आप, ठीक है। तो बाह्य डी कक्षक भाग लेते थे तो इसे बाह्य कक्षक संकुल या चक्रण मुक्त संकुल या उच्च चक्रण संकुल कहते हैं। तो ये अगर बाह्य डी कक्षक भाग लेंगे तो उसके कुछ नाम बताए गए, संकुल, बाह्य कक्षक संकुल या चक्रण या संकुल या उच्च चक्रण संकुल कहते हैं। यदि आंतरिक डी कक्षक भाग ले, यानी कि ये वाले, यदि आंतरिक डी कक्षक भाग लेते हैं तो इसे आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। आंतरिक भाग लेंगे तो आंतरिक और निम्न, और बाह्य वाले भाग लेंगे तो बाह्य और उच्च चक्रण संकुल कहते हैं। यदि, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये वाले, यदि लिगैंड प्रबल इलेक्ट्रॉन युग्म में दाता है, यानी कि जो दान करने की टेंडेंसी जिनमें ज़्यादा होती है, अगर प्रबल लिगैंड है तो यह धातु आयन के इलेक्ट्रॉन का पुनर्विन्यास करके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देता है। अब ये बात तो आपको जब इस तरीके से बताएंगे, आगे हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे, उसमें बता देंगे कि पुनर्विन्यास का मतलब होता है दोबारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना। यदि फिर बस ये पॉइंट ध्यान रखना है, स्टार लगा के इतना आपको ध्यान रखना है, अगर ये प्रबल लिगैंड होंगे, अगर प्रबल लिगैंड है तो ही दोबारा पुनर्विन्यास होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। इलेक्ट्रॉन युग्म होता है यानी कि प्रबल, तो धातु आयन के इलेक्ट्रॉन का पुनर्विन्यास करके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देता है। अगर प्रबल इलेक्ट्रॉन होंगे तब के लिए है ये कंडीशन, जिससे अधिक संख्या में रिक्त डी कक्षक संकरण में भाग लेने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद है, यदि लिगैंड प्रबल इलेक्ट्रॉन युग्म में दाता है, तो ये बता दिया, इसके बाद बता दिया था, यदि लिगैंड दुर्बल इलेक्ट्रॉन युग्म में दाता है तो यह धातु आयन के आंतरिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं कर सकता। अब देखो ये आपको याद रखना होगा, ये दुर्बल लिगैंड है और ये प्रबल लिगैंड है, तो आप अपने हिसाब से याद रख सकते हो। जैसे बीच वाले याद कर लें, जैसे 3 यहाँ पर हैं आपके और 3 यहाँ, बीच वाले याद कर लें, फिर 3 इस तरफ के याद कर लो, 3 इस तरफ के याद कर लो, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना, जैसे ये आएगा एक काम में आपके, ये CN आ जाएगा, बीच बीच में EN भी आ जाएगा, अमोनिया भी आ जाएगा, तो ये प्रबल लिगैंड है, खास तौर से इनको याद रखना आपको। और एक ये, ठीक है ना, और दुर्बल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सब हैं, हाइड्रोक्सो, ऑक्जिलेट और H2O। ठीक है, तो इससे आपका काम हो जाएगा। लिगैंड के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त न्यूनतम एक कक्षक अवश्य होता है, जो धातु के रिक्त संकृत कक्षक के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाता है। ये पॉइंट कोई काम का नहीं है फिलहाल। यदि संकुल यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, क्या बोला, यदि संकुल यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वह अनुचुंबकीय होता है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अभी फिर से बताते हैं इसको। तो इसमें क्या बोल रहा था ये पर, कि अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो अनुचुंबकीय होता है, यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों तो प्रतिचुंबकीय होता है। लास्ट पॉइंट आपका रह गया, यदि संकुल यौगिक में संकरण के प्रकार का ज्ञान हो तो संकुल यौगिक के अणु की आकृति, बंधकोण और चुंबकीय प्रकृति की जानकारी की जा सकती है। इस पॉइंट को और डिटेल में हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।